दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करेंसी मार्केट में काम तो करते हैं बट उनको एक पर्टिकुलर करेंसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हम इसमें भी काम कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी जिसको पूरी दुनिया के अंदर द सिंगल करेंसी के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे यार ये कौन सी करेंसी है, नाम मैं लिखता हूँ द सिंगल करेंसी। ठीक है, ये है क्या, ये कौन सी करेंसी है, ढंग से समझो। इस पे कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट डालती हैं वो समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो समझते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंगल करेंसी तो ये है कौन सी करेंसी, इसको हम बोलते हैं ईरो सिस्टम। ठीक है, ईरो सिस्टम की हम बात करें तो ये यूरो सिस्टम क्या है भाई, मैं बात कर रहा हूं अभी किस पर्टिकुलर करेंसी की, यूरो के बारे में। यूरो के बारे में बात की जाए तो इसका बेसिक सिंबल जो है कुछ इस तरीके का होता है। एंड यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज लाइक इसको क्या करती हैं समझो। यूरो जो है एक पर्टिकुलर देश की करेंसी नहीं है, ये पूरे के पूरे यूरोपियन सेगमेंट जो काउंट होता है, यूरोपियन यूनियन काउंट होता है जिसको हम ईयू बोलते हैं। उसके अंदर अगर 27 मेंबर्स है ना तो आई थिंक 20 मेंबर्स, जहां तक मुझे याद है 20 मेंबर्स इस पर्टिकुलर लाइक करेंसी को यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो रन किया जाता है, कह सकते हो जिस बैंक के थ्रू इसको देखा जाता है, लाइक यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात की जाए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे बेस्ट करेंसी क्यों काउंट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये भी समझो, क्योंकि डॉलर के बाद में, लाइक डॉलर की बात की जाए उसके बाद में आई थिंक डॉलर के बाद सेकंड करेंसी है जो सेकंड लार्जेस्ट लाइक ट्रेडेड करेंसी काउंट होती है, जो दुनिया भर में ट्रेड की जाती है ना, सेकंड लार्जेस्ट करेंसी में ये काउंट होता है। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। इसी के साथ में बात करें भाई क्या क्या चीज़ें इस पे इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि हमें जो काम करना है, देखो हमें काम करना है किस तरीके से यूरो के साथ में, और यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ चलना है, आईएनआर के साथ, क्योंकि हमें तो अलाउ है केवल यूरो आईएनआर के अंदर काम करने के लिए। आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में टॉप करेंसी जैसे यूएसडी, जीबीपी, लाइक यूएसडी जेपीवाई, लाइक यूएसडी यूरो, यूरो यूएसडी बोलते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने बट इट्स ओके, समझ जाओगे आप जो भी कह रहा हूँ मैं। इनके अंदर बात की जाए तो टॉप करेंसीज में काउंट होती है, ये उल्टा कर दिया है मैंने, ध्यान रखना, जीबीपी यूएसडी होता है, जेपीवाई यूएसडी होता है, यूरो यूएसडी होता है, बट इट्स ओके, आप समझ गए होंगे। बात आती है कि ये सबसे ज़्यादा ट्रेडेड होने वाली करेंसीज में काउंट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड जब हम बात करते हैं। बट हमारे लिए ये करेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें काम करना है यूरो आईएनआर के अंदर, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और आरबीआई की अप्रूव्ड पेयर के थ्रू हम इन करेंसीज में भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हम इसमें काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी काउंट होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, यूरो आईएनआर की जब हम बात करेंगे तो यूरो आईएनआर में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो कि दो देश इन्वॉल्व हैं। तो पहला तो ये हुआ, दूसरा आईएनआर हुआ। आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कि आईएनआर में भाई हमारे जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है वो कौन सा है, लाइक आरबीआई की बात की जा रही है। हमारे देश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमारी करेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज़ें आपको काफ़ी सारी बातें पता होंगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी मजबूत होगी, क्यों होगी, इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से पहली वाली वीडियोज़ में आपको समझा भी चुका हूँ। आज हम समझते हैं यूरो के बारे में कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरो सिस्टम रन हो रहा है, जिसके अंदर कह सकते हो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी काउंट होती है वर्ल्ड वाइड और सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी काउंट होती है वर्ल्ड वाइड। तो भाई ये है क्या, ये किस बला को बोलते हैं समझो। कहने के लिए ये बहुत छोटी सी करेंसी दिख रही होगी, 3 वर्ड में यूरो के अंदर काउंट हो जाता है, बट भाई 20 कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं। हम तो केवल एक कंट्री हैं जो आईएनआर को यूज कर रहे हैं ढंग से। सिंपल सी बात आती है। तो आप देखो 20 कंट्रीज उस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो कर रही हैं तो कुछ तो उसके अंदर होगा। तो इसी को चीज में ध्यान को रखते हुए कि कौन कौन सी चीजें उसमें इंपैक्ट डालती है समझो। सबसे पहली बात आती है, जब भी कोई करेंसी की बात की जाए तो वहां पर जो भी लाइक इकोनॉमिक डाटा रिलीज होगा, वो डाटा पता है कौन कौन सा हो सकता है। देखो मुझे रट्टा मार चुका हूं मैं इसका, क्यों, मुझे पता है यही चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ होती भी नहीं है। हमें कोई बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी है, मैं आपको वही बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको एक पिक्चर क्लियर कर दे। ये चीजें भाई होती हैं और इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात करें, मुझे ध्यान है अच्छी तरह जीडीपी को याद रखना बहुत जरूरी है कि जीडीपी में क्या चीजें हो रही हैं, क्या उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। उसके साथ में ही सेकंड आ जाता है इन्फ्लेशन, यहाँ पे फिर इन्फ्लेशन की बात की जाती है। उसके बाद में फिर आ जाता है कि भाई वहाँ पे लोग कितने रोजगार, कितने बेरोजगार हैं तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं, सब जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बात ध्यान रखना, ये हर करेंसी के ऊपर इंपैक्ट डालती है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना निकल कर आया है, कितने रोजगार और कितने बेरोजगार लोग यहाँ पे घूम रहे हैं इस पर्टिकुलर देश के अंदर। क्योंकि वो लोग जो बेरोजगार होंगे वो इकोनॉमी के अंदर कोई भी खास योगदान नहीं देने वाले हैं। देखो योगदान वो भी देते हैं, अगर वो बाइक चलाते हैं, तेल डलवाते हैं, तो वहाँ पे अपना वो कह सकते हो कि वो भी टैक्सेशन पे करते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो कुछ भी करते हैं उस पर टैक्स लगता ही लगता है। अगर कोई आदमी सोच रहा है ना कि भाई मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, भाई अगर तुम 10 रुपए का खाना भी खाते हो ना तो उस पर भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, किसी ना किसी तरीके से वो होगा जरूर, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई टैक्स पे ना कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ये माइंड में पहले बिठा लेना। और जो
कर रहे हैं, जो पैसा पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, मशीनरीज यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें वो तो कर ही रहे हैं, उनकी तो बात ही अनोखी है। वो तो ऊपर की कह सकते हो अच्छी, लाइक जो वर्किंग कैपिटल जो कह सकते हो देश के अंदर क्रिएट होता है वो वही लोग करते हैं। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होती है। तो इकोनॉमिकल डाटा में मेन ये तीन चीजें होती हैं जिनको हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अगर इनका डाटा पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव हम उस बात को मानते हैं कि ये करेंसी के लिए पॉजिटिव काउंट होता है, और अगर उसका नेगेटिव डाटा आता है तो हम उसको मानते हैं कि ये नेगेटिव काउंट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना नहीं चाहता। आप बस इन तीन चीजों को समझो। आप कहोगे इनका डाटा दिखता कहां से है? भाई मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है फोरेक्स फैक्ट्री। फोरेक्स फैक्ट्री, फिर बोलूंगा forexfactory.com। वहां से आप देखोगे तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल करेंसी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज होता है ना, वो वहां पे डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो इकोनॉमिकल डाटा आप वहां से काउंट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए, कि भाई उसके जो सेंट्रल बैंक हैं, जो उसके सेंट्रल बैंक्स हैं वो कितने ज्यादा एक्टिवेट हैं। देखो हमारे यहाँ पे इंडियन में, इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आपने देखा होगा जैसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमेशा खड़ा हो जाता है कि भाई हमारी करेंसी टूट ना जाए। लॉजिक मैंने पहले ही बताया आपको। अगर आपके अकाउंट में 1 CR पड़ा है तो भाई आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो मेरे अकाउंट में 1 CR रुपए रखे हैं, बट उनकी वैल्यू धीमे धीमे घटती बढ़ती रहती है, और इसी चीज पे तो हम ट्रेडिंग करते हैं। कॉमन सी बात है। सोचो आज अगर प्राइस 82 चल रहा है यूएसडी आरआर का, कल को वो 82.50 हो गया तो मेरे भाई आपका जो 1 CR की वैल्यू थी ना वो चुपचाप कम हो गई, आपको पता ही नहीं लगा, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर गिर गई। सोचो मैंने यहाँ पे 82 पे इसको बाय किया और 82.50 पे प्रॉफिट गेन किया, तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट आया ना वो आपके पैसे के प्रॉफिट से ही काउंट हुआ है। इस बात को आपको पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि हम लोगों को वो चीजें दिखाई नहीं जाती। देखो जितना सीन होता है ना उतना ही दिखाया जाता है, तो जनता भी खुश, क्योंकि जनता ज्यादा टेंशन लेना चाहती नहीं है। तो ये बातें तब पता लगती हैं जब आपको सच में मार्केट में काम करना होता है। तो सेंट्रल बैंक की बात करें, तो अगर हम यूरो की बात करें, जहां पर कह सकते हो 20 कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट रखती है करेंसी में, तो उनका कितना बड़ा बैंक होगा सोचो। तो वो कौन सा बैंक काउंट होता है? उसका नाम है ECB। याद होना चाहिए बातें अगर कोई पूछे। जैसे कि मान लो अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिजर्व होता है, इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक होता है। अगर हम जीबीपी की बात करें तो कॉमन सी बात है, वहां पे कौन आता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड आता है। इसी तरीके से अगर हम JPY की बात करें, जापानीज बैंक वहां पे निकल कर आता है। तो ECB की बात करें, ये कौन सा हुआ? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यही सब के सब जितने भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो इवेंट्स हैं, लाइक यूरो INR के एक्सचेंज रेट से लेकर, इंटरेस्ट रेट से लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर, सारी चीजों को मैनेज केवल और केवल यही सेंट्रल बैंक करता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसकी जो न्यूज होगी, देखो अब सबको थोड़ा ना फॉलो करोगे यार, आपको एक चीज को फॉलो करना है। इसकी जो भी न्यूज होंगी वो इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर काउंट होंगी। जो भी ये मॉनेटरी पॉलिसी, देखो फिर लिख देता हूं, दो चीजें इंपॉर्टेंट मैं देखना चाहूंगा अगर कोई बैंक है तो उसके अंदर काम करने के लिए। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, अगर रेट बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, मजबूत होती है। इस बात को ध्यान रखो, बस इतना समझो बहुत है। और इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है कि भाई आ जाओ सब पैसा ले लो, तो वहां पे उस देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है। इस बात को क्लियर कर लेना। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी की बात, पॉलिसीज की बात की जाती है कि क्या उसके अंदर करना है, रेपो रेट कैसे इंक्रीज करना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। वो चीजें भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं। इस बात को ध्यान रखना। हमारे इंडिया में रेपो रेट कम किया गया, रीजन था उसके पीछे की कोविड कंडीशन में, ताकि लोगों के हाथ में पैसा दे दिया जाए। जब कोविड कंडीशन सही हो गई तो आप देखोगे लास्ट 9 से 10 महीने के अंदर रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया गया है, ताकि लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया जाए, छीन लिया जाए, उनके हाथ से पैसा कम कर दिया जाए, तो खर्चा खुद कम हो जाएगा। और जो इन्फ्लेशन की कह सकते हो जो बीमारी है देश के अंदर, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्यों? मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं बोलूंगा भाई एक काम करो, 100 रुपए का प्रोडक्ट था, आप कहोगे पैसा ही नहीं है भाई, मैं कहूंगा चल 80 में दे दे भाई, वो कहेगा मेरे पे फिर भी नहीं है भाई, तो अब क्या है, ये आदमी बोलेगा भाई मुझे 60 रुपए में ही ले ले। तो भाई इससे हुआ क्या? प्रोडक्ट की वैल्यू गिर गई। आप भी खुश है जी, वाह 100 रुपए की चीज 60 रुपए में मिल गई, मोदी गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया। समझ रहे हो? ये स्ट्रेटेजी के पार्ट है यार। आम जनता की बहुत से बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स पढ़ना भी नहीं चाहता। मुझे पता है, देखो यहाँ तक की वीडियो बहुत ही कम लोग देख रहे होंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो पहले ही बोलता हूँ 100 लोग देख रहे हैं ना, 100 में से केवल 2 लोग भी यहाँ तक देख रहे हैं भाई, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना, मेरा काम पूरा हो गया। मुझे इस चीज में मजा आता है, बात खत्म। देन थर्ड पॉइंट की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो आपको पता ही है, कहीं पर भी कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तभी उस देश के अंदर कह सकते हो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। आप अकेले कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आपको दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। और देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सोच रहे हो बस मैं हो जाऊं, कुछ नहीं हो सकता। आपको सोचना है कि सबको साथ लेकर चलना है। वही होता है ना, जब भी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, क्यों बोला जाता है? वो रीजन यही है। सब ग्रो करेंगे तो देश ग्रो करेगा। आप सोच रहे हो मैं बस ग्रो करता रहूं, ऐसा नहीं होने वाला। यही चीजें इंटरनेशनल लोग भी मानते हैं। उनका मानना यह है कि भाई अगर हमारे देश में, लाइक हम इंडिया की बात करें, अगर स्टेबल गवर्नमेंट है,
लोग यहाँ पे जेन्युइन है, जिनको नॉलेज है, एजुकेशन है, यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपना करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, दंगा फसाद करते करते यहाँ पे उसकी कंपनी फूट डाली। ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। सोचो मैं किसी कंपनी को खोलूंगा किसी दूसरे देश में जाके, तो ऐसा तो नहीं है मैं उस देश से बैठे बैठे इस देश के अंदर कुछ ऐसा करवा दूंगा कि मेरी कंपनी फटाफट खरीद लो, बेच लो। कॉमन सी बात है, एक बड़ा प्रोसेस है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कोई बिजनेस करने के लिए आता है तो उस कंडीशन में वो लोग क्या चेक करेंगे, वो देखेंगे कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पॉलिटिकली कह सकते हो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, वहाँ पे कोई ऐसे इलेक्शंस तो नहीं है जहाँ पर कह सकते हो कि मेजोरिटी में गवर्नमेंट है बट वो कभी भी गिर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। समझ रहे हो? काफी सारे लोग देखे होंगे आपने, फ्री 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 वाला झुंझुना गाते रहते हैं। सोचो सब कुछ फ्री हो जाएगा, लोगों को कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये कंपनी क्या करना है कि उस देश के अंदर? सोचो, कॉमन सी बात आती है। और फ्री की आदत डालना ये सबका चलता रहता है, गवर्नमेंट है, बट ये बात बाहर के लोग भी चेक करते हैं, कॉमन सी चीज आ जाती है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स पे हमें फोकस रखना होता है कि उस पर्टिकुलर देश की करेंसी के ऊपर वो इवेंट्स इंपैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। कोई कहता हो नहीं डालेंगे, भाई ये डालते ही हैं, इसी से ही तो उस देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है ना। ये चीज समझने की हो जाती है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मार्केट का जो मैंने कल भी बोला था आपको, लाइक मार्केट में जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ठीक, मार्केट में वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मीन्स आपने देखा होगा जब किसी भी राज्य में हमारे यहाँ पे चुनाव होता है या देश का चुनाव होता है ओवरऑल, देन उस कंडीशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब चुनाव होगा, चुनाव के अंदर अगर एक्सपेक्टेशन वो नहीं होती तो वहाँ पर कह सकते हो शेयर मार्केट गिर जाती है, शेयर मार्केट उठ जाती है। तो भाई शेयर मार्केट और चुनाव से क्या मतलब भाई होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को उस पर्टिकुलर जगह पर रखना चाहते हैं जहां उनको सेफ रहे। कॉमन सी बात है। तो ये चीज़ें आम जनता की पहुंच से दूर की बात है, बट ये बातें आम जनता को पता होनी चाहिए कि मार्केट में ये मार्केट सेंटीमेंट जो होता है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। आम जनता और उस पर्टिकुलर बड़ी पार्टी जो वहां पे पैसा लगा रहा है उसका रुझान क्या है कि भाई वो क्या मानता है उस चीज़ को। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तभी तो पता लगेगा ना कि ओवरऑल मार्केट में मूड क्या है, किसका, जो इन्वेस्टर है, एटीट्यूड क्या है उनका कि भाई ये देश बर्बाद हो सकता है, यहां से निकलो, या फिर ये देश ग्रो कर सकता है, यहां पे एंट्री करो। आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे इंडिया में अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हमारे इंडिया में जापानीज कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाइना से अपने प्लांट्स ला ला कर यहाँ पे डाल रही हैं। रीजन पता है क्यों है? रीजन है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी, लोगों के अंदर एजुकेशन, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। इन्वेस्टर को पता है कि अभी ये डेवलप होने के लिए तैयार हो रही है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लाइक इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? पागल नहीं है, रीजन है उसके पीछे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, स्टेबिलिटी। आप ये चीज खुद समझ सकते हो, धीमे धीमे आपका समझ में आ ही जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, कोई भी अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है, लाइक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट के होंगे, तो उस देश के अंदर जब ग्रोथ होगी, उसमें पैसा आएगा, उसकी जो मार्केट है, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसकी जो करेंसी है वो मजबूत होगी। कॉमन सी बात आती है। वही चीज यहां पे यूरो के ऊपर इंप्लीमेंट होगी अगर भाई वहां पर उनके देश में इन्वेस्टमेंट आती है। लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि यार यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है। देखो यूरो की बात की जाए ना, अभी यूरोपियन कंट्रीज में आई थिंक उन्हीं उधर ही मैंने न्यूज देखी है, तो वहां पे क्या है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी हो रही है सब्जियों को लेकर। सब्जियों को लेकर मींस क्योंकि वहां सर्दी काफी होती है, तो कॉमन सी बात है वहां पे ये प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल रही है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी है कि वहां पे खाने पीने के जो आम प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। न्यूज देखी गई तो इसलिए मैंने ये चीज इन्वॉल्व रखी, क्योंकि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, किन चीजों को उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, किन चीजों को वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी देश की करेंसी स्टेबल काउंट होगी या फिर नहीं होगी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपल सी बात आती है। देन उसके बाद में बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं बोलना चाहूंगा, ग्लोबल जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं। देखो भाई, अभी मान लो इंडिया की बात करो एग्जांपल के तौर पे, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, हम बीच में कूद जाएं तो इसको क्या बोलेंगे कि भाई जबरदस्ती ग्लोबल लाइक इकोनॉमिकल कंडीशन में तुम क्यों कूद रहे हो? कॉमन सी बात आती है ना। कोई भी देश बिना रीजन के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज वो जानता है कि जब कभी भी लड़ाई बजेगी, जब कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो उस कंडीशन में लॉसेस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिंपल सी बात आती है। इसी तरीके से हमें ग्लोबल मार्केट में जो इम्पैक्ट है, जैसे कि देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई जैसे यूएस इकोनॉमी के अंदर कह सकते हो अगर कोई स्लो डाउन आता है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो होंगे वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लाइक यूएस से अगर इन्वॉल्वमेंट रखेंगे वापस चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो चीज़ हो रही है वो तो हो ही रही है, वो तो चल रहा है, बट दूसरे देशों में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे। क्योंकि देखो जब सब खुश रहेंगे ना,
ना, तभी आप कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर में बोलूँ अगर, कि अगर मान लो आप अपनी अपने घर में रहते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा वाला घर है, आलीशान गाड़ियां हैं, सब कुछ है, अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, करोड़ों रुपए के मालिक हैं। बट आप अगर ऐसे लोगों के आसपास रहना चालू कर दोगे जो बेचारे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए या उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो वो लोग चाहे कितने भी अच्छे हों, एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको मौका मिलेगा तो भाई वो आपके ऊपर कह सकते हो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे आप भी उनके बराबर आ जाओ। कॉमन सी बात आती है, देखो कोई इसमें गलत बात नहीं है। यही चीज देशों पर इंपैक्ट डालती है। अगर हमारा देश ग्रो कर रहा है और वो जो दूसरे देश हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो लोग हैं, जो लोग वहां से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर रहे हैं, तो वहां की गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करने की कोशिश करेगी कि वो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट ना कर पाए या फिर उनको बाहर इन्वेस्टमेंट पे इतना प्रॉफिट ही ना मिले। उनको मोटिवेट किया जाएगा अपने देश में करो जो करना है। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि जियो पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी चल रही है, क्योंकि ये चीज बहुत फैक्टर डालती है किसी भी देश पे फोकस करने के लिए। मान लो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेसिकली 20 कंट्रीज हैं, अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में ये बात समझने की हो जाती है जो इन्वेस्टर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। अभी जैसे मैंने देखा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बात की जाए तो यूरोप के अंदर हमारी तरफ से कह सकते हो कि यहां से इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। रीजन है कि वहां पर ऐसी कंडीशंस बनाई गई हैं। अब अगर हम भी ऐसी कंडीशन बना के रखते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी, तो क्या होने वाला है, हमारी देश की करेंसी मजबूत होने वाली है। ये सारी चीजें हम लोगों को धीमे धीमे समझ में आती है जब हम इसको ट्राई करते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है और हमें तो फोकस करना है ट्रेडिंग पे। तो ये बात ध्यान रखो, ये सारी चीजें आपको हो गया, यार ये बताना जरूरी था भाई, ये चीजें माइंड का गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है कि ओवरऑल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। बिल्कुल आंखें बंद करके, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बिल्कुल धूप निकल रही है और हम आंखें बंद करके बोले नहीं जी रात हो रही है, ये वाला गेम नहीं खेलना होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि यार ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं, ये अगर इसका डाटा आता है पॉजिटिव आया तो ऐसा आएगा, नेगेटिव आया तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर हमारे माइंड में है देन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं केवल यूएसडी एनआर में ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे इनके बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज है कि भाई ये चीज ऐसे है और ये गिर गया उठ गया तो मैं इसको संभाल लूंगा। इसी तरीके से आप चाहो जिसमें भी काम करो बट एक के अंदर काम करो, मैं आपको यही एडवाइस हमेशा देता हूं। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, ये एक करेंसी से लेकर सभी करेंसीज पे इंपैक्ट डालती हैं इसी तरीके से। बस थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हमें बैंक्स के बारे में ध्यान रखना होता है, इन्फ्लेशन रेट अलग अलग देशों में अलग अलग आती है, जीडीपी ग्रोथ रेट अलग अलग आती है, लाइक इंटरेस्ट रेट जो होगा या फिर रेपो रेट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अलग अलग डिसाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन, क्या क्या चीजें उनको मैनेज करनी है। या वहां पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आने वाले टाइम में वहां पे पॉलिटिकली कह सकते हो इलेक्शन हो, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट खुश करने के लिए लोगों को ये स्ट्रैटेजीज यूज करती है। कॉमन सी बात है, रेपो रेट बढ़ा देना, जिससे क्या होगा, लोगों के हाथ से पैसा कम हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, जनता खुश। अजी बहुत अच्छा जी, क्यों इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं, बंदा सोच के कह रहे बस 10 रुपए 20 रुपए किलो, ये चीजें आ जाती हैं। ये करती है गवर्नमेंट, ये स्ट्रैटेजीज हैं। कॉमन सी बात रखना, ये स्ट्रैटेजीज में काउंट होती है। आप कहोगे ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो भाई आपको नहीं पता लगता क्योंकि ये पूरा इकोनॉमिकल गेम होता है जो कि बड़े प्लेयर्स प्ले करते ही करते हैं, बट आम जनता इससे बहुत दूर रहती है क्योंकि उसको चीज के बारे में कोई जानकारी होती भी नहीं और उसको रखनी भी नहीं होती। सो आई विश की बातें पूरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो आपको करना क्या है, आप बेसिकली किसी भी वीडियो, लाइक जैसे मेरी वीडियो कोई भी देख लीजिए, आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जाने पर ये वाला एक कमेंट है जिसके आगे एक्सप्लोसिव ट्रेड लिखा है। ध्यान रखना, प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफी सारे लोग जो है ना लाइक गड़बड़ कर जाएंगे। कैसे कि एक्सप्लोसिव ट्रेड जहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखता है ना पूरी स्क्रीन, लाइक यहाँ पे पीछे इसके, वही मेरा असली होता है। अभी मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्पैम जो मैसेज होते हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं एक्सप्लोसिव ट्रेड नाम का चैनल बनाकर, और वहाँ पे लिंक्स दी जा रही है उल्टी सीधी। तो वहाँ पे मत जाना। ऑफिशियल जो लिंक है ना, जो चैनल है, मान लो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, तो डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक ये है, इसको आप ज्वाइन करोगे। अगर आपको कोई भी सर्विस यूज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करोगे। ध्यान रखना, पिन कमेंट में ही आपको जो लिंक्स मिलेंगी वही ओरिजिनल लिंक्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे कह सकते हो व्हाट्सअप नंबर है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ सकता है। बाकी किसी का कोई लाइक अच्छा कमेंट है या फिर क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ पे नीचे जरूर बताना, मैं उसको जरूर नोटिस करूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाओगे तो वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो सारी की सारी आप कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज करते हो, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। क्लियर, आप इजिली यहाँ पे क्लिक करके काम कर सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करो और फॉर्म फिल करो। जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। प्लस अगर आप
आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे क्लाइंट रिजल्ट चेक कर सकते हो कि करेंसी मार्केट में काम करने पर किस तरीके से क्लाइंट्स को रिजल्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल होती है। आप यहाँ पे लाइव क्लासेस के फीडबैक्स को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से क्लासेस होती हैं, किस किस तरीके से लर्निंग की जाती है। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर में दिए जाते हैं। इसको ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, डिस्कॉर्ड सर्वर ये लिंक है, इस पर क्लिक करना है, इसको फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और आप इजीली कंटिन्यू कर जाते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इजीली नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आता, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।